मॉर्निंग सभी को। हाँ, लास्ट में कहाँ पहुँचे थे आप? अपवर्तन करा दिया, पावर ऑफ लेंस बता दी, परावर्तन भी बता दिया। एक बीच में पॉइंट बचता है अपवर्तन का ब्रेक, वो लिख लेना, करवा देता हूँ। आवर्धन वैसे आएगा तो आगे भी, पहले लेंस की आवर्धन पढ़ देते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, क्वेश्चन भी बड़ा खास आता है और इम्पोर्टेंट है कि ये। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लेंस देखते हो, दूर और क्या पास, छोटा और क्या करके दिखाता है, बड़ा। आप अगर बताया था कि जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं या जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी साज का मतलब होता है जो वॉच मैकेनिक है, जो घड़ियां ठीक करता है, तो वो आंख में क्या है, एक लेंस लगा के रखता है, देखना कभी, ठीक है, जिससे उसको पुर्जे क्या है जो छोटे होते हैं वो क्या दिखते हैं, बड़े। ऐसे ही मेडिकल स्टोर वाले क्या होते हैं, जो छोटे अक्षर लिखे होते हैं दवाइयों के पत्तों पे, उन्हें बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लेंस का। ठीक है, तो लेंस किसका काम कर रहा है? मैग्नीफाइंग का। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कैसी होती है? दो तरह की होती है। वैसे आवर्धन है क्या? ये एक तरह का अनुपात है। किसका अनुपात है? दो तरीके से लिखना है। नंबर एक लिखना अपने प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटे लिखनी है वस्तु की ऊंचाई। कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई ले ले, तो ये आपके पास अनुपात क्या कहलाता है? यही वो अनुपात है जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। ये बराबर किसके होता है? दूसरा पॉइंट, ये बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, और बटे में लिखोगे वस्तु की दूरी, कि डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों की दूरी का अनुपात भी क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन पावर कहलाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो आपके पास कितनी? h2, और वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है? h1। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हो? v से। वस्तु की दूरी किससे लिखते हो? u से। ये बराबर है किसके? m के। अब बात आएगी कि जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, याद रखना अपने दिमाग में कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी है और साथ में कैसा है? उल्टा। तो आवर्धन होती है। तो आवर्धन जो है वो किसकी? लेंस की। तब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस भी कैसी होगी? हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु तो बैठी होती है ऊपर, प्रतिबिंब कहां बनता है? नीचे। यानी वास्तविक और उल्टे का मतलब क्या है? प्रतिबिंब नीचे उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो वैल्यू क्या होगी? माइनस। तो तब याद रखना उस लेंस की आवर्धन हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। और याद रखना जब कभी भी प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक की जगह क्या लेना आपने शब्द? आभासी, वर्चुअल। और कैसा होगा आपके पास? सीधा। तो जो आवर्धन है लेंस की, यानी मैग्निफिकेशन जो है लेंस की, आवर्धन जो होगी लेंस की, वो आपने क्या लेनी है? पॉजिटिव। बस दो ही पॉइंट आपके पास, इन दोनों को अच्छे से याद रखना। क्योंकि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वस्तु तो ऊपर होती ही होती है, क्योंकि आप लेंस यूं लेते हैं, ये मान लीजिए आपके पास लेंस है, यूं आप लाइन लगाते हैं, ये आपकी वस्तु खड़ी है और ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये वाली ऊंचाई कहाँ पे पड़ी है? नीचे। तो इसको हमेशा क्या लेते होते हैं? नेगेटिव। ये कहाँ पड़ी है? ऊपर। तो इसको ऑलवेज क्या लेते होते हैं? पॉजिटिव। अब ऊपर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे क्या है? वस्तु। तो ऊपर जो मान है वो माइनस का है, नीचे मान क्या है? प्लस। तो माइनस और प्लस उत्तर क्या बनेगा? माइनस। तो इसलिए प्रतिबिंब अगर वास्तविक और उल्टा है तो आवर्धन कैसी लेनी है? माइनस। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक और क्या है? आभासी और कैसा है? सीधा। तो जैसे आपने इस लेंस में एक प्रतिबिंब इधर बनाया था बड़ा, ऐसे, तो ये दोनों ही ऊंचाइयां क्या है? ऊपर है। तो दोनों ऊंचाइयां क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। तो इसलिए प्रतिबिंब अगर सीधा और कैसा बन रहा है? आभासी, तो आवर्धन हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। अब एक
क्वेश्चन लिख लो कि उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस होता है इसकी आवर्धन कैसी होती है, कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की आवर्धन होती है, कि जो उत्तल लेंस की आवर्धन होती है वो कैसी होती है। तो आपके पास उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो प्रतिबिंब दोनों तरह के बनाता है, वास्तविक और क्या बनाता है, उल्टा। आभासी और कैसा बनाता है, सीधा। तो वास्तविक और उल्टे के लिए कैसी होती है, माइनस। आभासी और सीधे के लिए क्या होती है, प्लस। तो इसके लिए आवर्धन क्या होती है, धनात्मक भी होती है और क्या होती है, ऋणात्मक। तो यही क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो वो कौन से की होती है, कॉन्वेक्स की। फिर याद रखना कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी आवर्धन हमेशा प्लस होती है। तो वो केवल और केवल क्या होता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की आवर्धन होती है हमेशा कैसी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, धनात्मक। ये तो हो गया सिंपल लेंस का क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन क्या टैग होता है, ये कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखें, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहां हो, वस्तु की स्थिति कहां हो कि आवर्धन ऋणात्मक इकाई हो, कि जो आवर्धन है वो कैसी हो, आपकी ऋणात्मक इकाई हो। ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कौन सी ऐसी जगह रखें कि जिसके लिए आवर्धन जो आए वो कैसी आए, ऋणात्मक इकाई आए। ऋणात्मक इकाई का मतलब क्या होता है, -1 आए। तो आपने पढ़ा है उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखें, जितने आकार की वस्तु होती है उतने आकार का प्रतिबिंब बनता है, जितनी वो दूरी पे होती है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब होता है। तो वो जगह कौन सी बताई थी तुम्हें, 2f। ठीक है, यही पूछा जाता है। तो आपके पास वो जो जगह होती है वो क्या ली जाती है, 2f। 2f को नाम क्या दिया जाता है, वक्रता केंद्र। क्या कहा जाता है इसको, वक्रता केंद्र। तो दो तरीके से बोलता है, इसे आप रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो और 2f कह सकते हो। यानी आपके पास उत्तल लेंस के सामने वस्तु को हम कौन सी जगह पे रखें, 2f पे, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है, 2f पे। जितने आकार की वस्तु होती है उतने ही आकार का क्या होता है, प्रतिबिंब। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा इसका, -4 सेंटीमीटर का होगा। नीचे लेना है तो इसमें एक न्यूमेरिकल लिखो उत्तल लेंस के सामने वस्तु की ऊंचाई, उत्तल लेंस के सामने वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, इसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब का आकार होगा, इसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर हो यानी इट्स पोजीशन बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन साइज ऑफ इमेज, तो प्रतिबिंब का आकार होगा। तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन आगे क्या लगाओगे उसके, माइनस। ठीक है, तो आपका यही क्वेश्चन था जो अभी तुम्हें बताया है कि 2f का मतलब है वक्रता केंद्र। इस पे जितने आकार की वस्तु खड़ी करोगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार उतना ही होगा, बट उसके आगे निशान क्या लगाना, अपने माइनस लगाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, जब कभी भी वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब भी 2f पे बन रहा है। इसके लिए कभी भी आवर्धन पूछी जाए तो उत्तर आपने कितना लगाना है, -1 लगाना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बड़े खास हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक और लिखो, उत्तल लेंस के सामने वस्तु की स्थिति क्या हो, उत्तल लेंस के सामने वस्तु की स्थिति, कि आपके पास उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु की स्थिति क्या हो,
वस्तु की स्थिति कहाँ या क्या हो कि आवर्धन स्थिति कहाँ हो कि आवर्धन धनात्मक इकाई से ज्यादा हो, कि जो आवर्धन है वो धनात्मक इकाई से ज्यादा हो, कि जो धनात्मक इकाई है उससे ज्यादा हो, कि जो आपके पास वस्तु की स्थिति पूछेगा उत्तल लेंस के सामने, तो आपके पास हम कहाँ रखें कि उसकी आवर्धन जो है वो धनात्मक इकाई से क्या हो, ज्यादा। तो आपके पास उत्तल लेंस के सामने वस्तु की जगह कहाँ हो कि उसकी आवर्धन जो है वो कैसी हो, धनात्मक इकाई से ज्यादा। तो आपको मैंने कहा था कि जो आपके पास उत्तल लेंस है उसमें आवर्धन धनात्मक कब होती है, जब उसका प्रतिबिंब क्या बने, आभासी और सीधा। बस यही याद रखना, यही तो समझना है। तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा कब बनता है उत्तल लेंस में, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, एफ और ओ के बीच में, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि जब हम वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने, तो हमने वस्तु कहाँ रखनी है, उत्तल लेंस के सामने एफ, और कहाँ रखनी है, ओ के बीच। यानी एफ क्या होता है, मुख्य फोकस। तो आपकी वस्तु की स्थिति कहाँ हुई, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र बिंदु। तो जो वस्तु की स्थिति है वो किसके बीच होनी चाहिए, ओ तथा एफ के बीच। तो मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, केंद्र बिंदु, यानी ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट एंड प्रिंसिपल फोकस, इनसाइड बिटवीन देम ऑब्जेक्ट इमेज ऑलवेज बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा, और ये आपको बताया था। और यही प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। अब एक लिखो न्यूमेरिकल, इस पे लिखो कि वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जो कि उत्तल लेंस के सामने, जो कि उत्तल लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जो कि उत्तल लेंस के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, के प्रतिबिंब का आकार होगा, के प्रतिबिंब का आकार होगा यदि आवर्धन, के प्रतिबिंब का आकार होगा यदि आवर्धन +6.4 हो, कि जो आवर्धन है वो +6.4 हो। निकालो। कितना आया, सिंपल है। फॉर्मूला क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या थी, वस्तु की ऊंचाई। सामने क्या ले रहे थे, आवर्धन। आवर्धन आपको दी गई है, निकालनी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो नीचे क्या पड़ी है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु वाली ऊंचाई आवर्धन की साइड ले जाओ, उत्तर आ जाएगा आपका। बस। तो कितना आया, m बराबर साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यही है, ये दे रखी है 6.4। इमेज का साइज निकाल रहे हो, इसका साइज कितना है, 4। हो गया खेल खत्म। तो 4 चौक 16, 24 और 1 25, 25.6, और साथ में क्या लगा दो, सेंटीमीटर। आवर्धन पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ चुका है, प्रतिबिंब का आकार। या आपसे पूछे साइज ऑफ इमेज क्या होगा,
तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आवर्धन का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, आगे अब लिखो एक क्वेश्चन कि वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहां से कहां हो, कि वस्तु जो है उत्तल लेंस के सामने कहां से कहां हो, कि कहां से कहां हो, कि प्रतिबिंब कहां से कहां हो, कि आवर्धन लिख लो, कि आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होगा, कि उसका आवर्धन जो है वो हमेशा ऋणात्मक हो, कि उसका जो ऋणात्मक आवर्धन है वही रहेगा हमेशा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसके लिए तुम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कौन सी जगह पे सिचुएट करोगे, तो उसके लिए जो वस्तु है वो याद रखना अनंत से एफ तक। कहाँ रखनी है आपने, अनंत से एफ तक, यानी इन्फिनिटी से मुख्य फोकस तक आप वस्तु को कहीं भी रख दें, तब आपकी आवर्धन हमेशा क्या मिलेगी, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि अगर हमने वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत से कहां रखा है, एफ तक रखा है, कहां रखा है, अनंत से एफ तक, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही तो बनेगा, कि प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक प्लस उल्टा बनेगा। और जब तक प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा रहेगा तो उसकी आवर्धन हम हमेशा कैसी लिखते रहेंगे, ऋणात्मक। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि अवतल लेंस में वस्तु को कहां से कहां रखें, अवतल लेंस में वस्तु को कहां से कहां रखें, कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहां से कहां रखें, कि प्रतिबिंब या रखें कि आवर्धन हमेशा धनात्मक हो, कि जो आवर्धन है वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक। तो आपने जवाब देना है अवतल लेंस के सामने कहीं भी, कि अवतल लेंस के सामने कहीं भी आप रख दो तो हमेशा उसका आवर्धन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस के सामने आप वस्तु को कहीं भी रख दो, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनना है, आभासी और सीधा। तो इसलिए याद रखें कि अवतल लेंस की अगर बात करता है तो ये फिक्स है, ठीक है, उत्तल की बात करता है तो जगह भी फिक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, तो ये दिमाग में फिट रखने, इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं। अब लिखो एक न्यूमेरिकल कि अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने वस्तु की दूरी 48 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 48 सेंटीमीटर है, कि आवर्धन 0.05 हो, कि आवर्धन 0.05 हो तो प्रतिबिंब का आकार होगा, तो प्रतिबिंब का आकार होगा, निकालो। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो 48 सेंटीमीटर है, आवर्धन जो है मैग्निफिकेशन है वो 0.05 है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ इमेज निकालनी है, यानी प्रतिबिंब का आकार निकालना है। आ गया, कितना आया, 2 पॉइंट है, हाँ हो सकता है, बढ़िया। कि हमारे पास m दिया है, h2 ढूंढना है, और जो h1 होता है, दूरी जो होती है u और v वो बराबर होती है h2 और किसके, h1 के। जो h2 होती है ये v के बराबर होती है, h1 होती है वो u के बराबर होती है। तो u अगले ने दे रखा है, कितना दे रखा है,
48 सेंटीमीटर। रिवर्स कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 0.05 और इंटू में कितनी है 48। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे 100 लगा दो और इसको लिख दो 20 पे, 10 अलग कर दो 24, तो यानी 2.4 और पीछे क्या लगाओगे सेंटीमीटर और आगे निशान क्या लगाओगे प्लस। क्यों? क्योंकि आभासी और क्या बनाता है सीधा। तो प्रतिबिंब जब आभासी और सीधा होगा तो प्रतिबिंब की जो आकार या ऊंचाई है वो भी क्या होगी प्लस की आएगी। ठीक है, ये कहानी थी तुम्हारे पास आवर्धन की। ठीक है, अब बात आती है कि वो कौन से उपकरण है जो हम इस आवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं। बताओ कि आवर्धन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण क्या होते हैं। तो आपने क्या बताना है, लेंस पर कार्य करने वाले उपकरण। किसी 2-4 उपकरण का नाम बताओ भाई कि ऐसे कौन से उपकरण है जो लेंस पे काम करते हैं। एक तो मैंने कहा था कि जो मेडिकल हॉल वाले हैं या जो घड़ी साज है यानी जो वॉच मैकेनिक है, जब वो ठीक करेगा तो वो किसका प्रयोग करेगा, उपकरण ही तो करेगा जो आंख में लगा के रखता है। क्या होती है वो, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहला उपकरण क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो आपसे पूछा जाए कि जो दुकानों में या मेडिकल हॉल पर या घड़ी साज जिस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं वो सूक्ष्मदर्शी कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, साधारण होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में पूछे कि आपके पास लेंस कौन सा होता है और कितने होते हैं, लेंस कौन सा और प्लस कितने, लेंस कौन सा प्रयोग किया जाता है और कितने किए जाते हैं। तो लेंस कौन सा होता है याद रखना, उत्तल, और कितने होते हैं, केवल और केवल है एक, क्योंकि उसमें एक ही लेंस होता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में लेंस कौन सा प्रयोग किया जाता है और कितने किए जाते हैं, तो एक होता है और कौन सा होता है, उत्तल। अब बात आती है कि जो प्रयोगशाला में दूसरा आता है कि प्रयोगशाला में आंख से दिखाई न देने वाली, आंख से दिखाई न देने वाली वस्तु को देखने के लिए, कि नंगी आंख से जो दिखाई नहीं देती वाली वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो इसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई, कि हम नंगी आंख से जिस चीज को नहीं देखते उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कि विच इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी यूज्ड टू सीन दोज ऑब्जेक्ट्स विच वी कांट सीन बाय नेकेड आइज, कि जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते उनको प्रयोगशाला में देखना है तो हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, किस उपकरण का प्रयोग लाएंगे। तो उसके लिए कौन सा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें भी आपसे पूछे कि कितने लेंस होते हैं, कौन से होते हैं और कहे क्या जाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास जो लेंस होते हैं वो 2 होते हैं और दोनों के दोनों उत्तल होते हैं, दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं, याद रखना। कभी देखा होगा आपने माइक्रोस्कोप में नीचे वाला जो साइज होता है वो बड़ा होता है पाइप का और ऊपर वाला साइज क्या होता है, छोटा। तो यानी जिस साइड तुमने वस्तु की ओर लगा रखा है उसे क्या कहते हैं आप, ऑब्जेक्ट पीस, यानी वो क्या होता है, दृश्यम लेंस। दृश्यम का मतलब होता है वस्तु को दिखाने वाला, और जो आंख की तरफ होता है उसे बोलते हैं आई पीस, यानी उसे कहते हैं नेत्रिका। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं, एक होता है कौन सा, नेत्रिका, और दूसरा कौन सा होता है, दृश्यम।
दृश्यम का मतलब है जो वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे, और एक किसके लिए प्रयोग करेंगे, आंख के लिए। आंख वाले को कहते हैं आई पीस, और जो दृश्यम होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस। ऑब्जेक्ट पीस और किसका प्रयोग किया जाता है, आई पीस। दोनों में पूछा जाता है किसकी फोकस दूरी कम और किसकी ज्यादा होती है। तो जो वस्तु की ओर होता है उसकी क्या रखी जाती है, ज्यादा, और जो आंख की तरफ होता है उसकी क्या रखी जाती है, कम। ठीक है, पावर ऑफ बढ़ाई जाती है। वैसे बीच में भी लेंस होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने ऐसे ही याद रखना, दो ही लेंस हम प्रयोग करते हैं। एक होता है क्या, आंख के पास वाला, एक होता है वस्तु के पास वाला। वस्तु को कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस, आंख वाले को क्या कहते हैं, आई पीस। सिंपल, ठीक है। काम क्या है इसका, जिन चीजों को तुम नंगी आंख से नहीं देख सकते और उनको हमें देखना है, तो कई बार आप देखते होते हैं बैक्टीरिया देखना, मान लो दही में, ठीक है, तो नंगी आंख से तो दिखाई देता नहीं, ना ही उससे सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई देता। तो क्या करो, दही को उस स्लाइस पे डालो और कहाँ ले आओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ले आओ, तो आपको काले काले रंग के क्या कीड़े से चलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद तुम दही खाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि छुट्टी होगी। ठीक है, ऐसे ही बासी चावल ले लो, केले ले लो, तो कई चीजें चलती हुई नजर आएगी तुम्हें, तो छुट्टी होगी तुम्हारी, तुम तो कहोगे कीड़े हैं। ठीक है, तो यानी उसके बाद क्या खाने का दिल है नहीं करता। तो यानी वो चीजें क्या होती है, वो ऐसे सेल, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए कुछ फायदेमंद भी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस है कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जो दही जमाने में काम आ रहे हैं, तो वही तो घूमेंगे उसमें, बाहर से कौन से आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे तो काले काले घूमते नजर आएंगे, तो यूँ सोचेंगे कीड़े आएंगे। ठीक है, और दूसरे दिन क्या, दही से आपकी छुट्टी, दूध में भी दिखाई देंगे। तो ये थी प्रॉपर्टी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। इसके बाद आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को देखना हो तो हम किसका यूज करते हैं, कि परमाणु या उससे छोटा या उससे छोटे आकार के कण को देखने के लिए, कि परमाणु या उससे छोटे आकार के कणों को देखने के लिए उपकरण कौन सा प्रयोग में लाते हैं। तो इनको देखने के लिए हम उपकरण कौन सा प्रयोग में लाते हैं अभी, कैसा कौन सा उपकरण है जो परमाणु या उससे छोटे कणों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कि विच इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी यूज्ड टू सीन पार्टिकल लाइक एटम और इट्स स्मॉलर। या तो परमाणु जैसा हो या उससे छोटे आकार का हो, उसको देखना है तो हम कौन सा उपकरण प्रयोग में लगाते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तब हम एक तो प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या होता है, पावर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो होते हैं, कि आपके पास एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है पावर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो तरह के क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप यूज होते हैं। एक को हम इलेक्ट्रोस्कोप भी बोल देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देखने के काम आता है। कई बार ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जिस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा क्या यूज करते हैं, पावर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपको किस कण से विजुअलाइजेशन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा, परमाणु से छोटे आकार के कणों को दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है, ये तो थी छोटी चीजों को देखने के लिए। इन सब में खास तौर पर जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो एक ही होता है, कौन सा, उत्तल, क्योंकि यही मैग्नीफाई करके दिखाएगा। फिर बात आती है हमारे पास कि धरती से धरती पर देखने के लिए और धरती से ब्रह्मांड में देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। बात आती है कि हम यही धरती पर दूर स्थित या आकाश की ओर वस्तु को देखना हो, आकाश की वस्तु को देखना हो, खगोलीय पिंड को देखना हो, तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम किस उपकरण का यानी किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए किस उपकरण का प्रयोग
किया जाता है, बताओ भाई। और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी गैलीलियो गैलीलियाई ने करी थी, दूरबीन। ठीक है, दूरबीन तो नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? दूरबीन तो एक देसी भाषा का शब्द है जिसे हम प्रयोग करते हैं। हाँ, टेलीस्कोप, उसे कहते हैं दूरदर्शी। कि जिस चीज को दूर तक देखने के लिए काम में लाया जाता है उसे दूरदर्शी, और वैसे उसे क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप। तो जो गैलीलियो गैलीलियाई ने चीज बनाई थी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए, वो क्या बनाई थी उसने? टेलीस्कोप। ठीक है, उसने खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। आकाश का मतलब है कि जो आकाश की वस्तुएं होती है इनको दो तरीके से लिखा जाता है, भी याद रखना। आकाश की वस्तु को एक तो शब्द दिया जाता है खगोलीय पिंड, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, खगोलीय पिंड। दूसरा उसी को कह सकते हैं हम ब्रह्मांडीय वस्तु, कि ब्रह्मांडीय पिंड या ब्रह्मांडीय वस्तु, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है या यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, इन्हें देखना है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? टेलीस्कोप। अब बात आती है कि धरती से धरती पे देखने के लिए कौन सा प्रयोग होगा, और धरती से आसमान की ओर देखें तो कौन सा प्रयोग होता है। ये भी याद रखना है कि धरती से धरती पर, धरती से धरती पर देखने के लिए, कि धरती से धरती पर ही देखना है तो कौन सा यूज करेंगे? धरती से धरती पर ही देखने के लिए प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी यूज्ड। कि कौन सा प्रकाशीय उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? कि धरती से धरती पे देखना है उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, हिंदी में कहते हैं उसे पार्थिव, पार्थिव दूरदर्शी। कि पार्थिव जो दूरदर्शी है जिसे हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं, कि जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग धरती से धरती पर दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। कई बार बंदूक पे नहीं लगी होती, दूरबीन वाली बंदूक है, ठीक है, तो वो दूरबीन पे जो दूरबीन लगी होती है बंदूक पे, उससे क्या काम करता है? निशाना साधना है। निशाना किस पे साधा जाता है? दूर स्थित वस्तु पर, जो नंगी आंख से सीधी खुले में दिखाई नहीं देती। तो इसलिए वो उपयोग कैसे उपकरण का कर रहा है? वो आपका टेलीस्कोप है। कौन सा टेलीस्कोप है? पार्थिव। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा समुद्री जहाज, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, कैरिबियन पायरेट्स मूवी देखी है हॉलीवुड, जिसमें कैप्टन होता है जैक स्पैरो। ठीक है, टुटोड़ा सा गया दूरबीन होता है तो वो फूकनी सी निकालता है यूं, तो वो फूकनी सी निकलती है जो दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए होती है, तो उसको क्या कहते हैं? पर टेलीस्कोप कहते हैं। वो पार्थिव टेलीस्कोप होता है जो सी फेरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी फेरर, समुद्री जहाज पर बैठे जो लोग हैं वो खास तौर पर दूर स्थित जहाज आ रहा हो और उसका अंदाजा लेना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? पार्थिव दूरदर्शी का। ठीक है, अगर डायरेक्शन का पता लेना हो सूरज और चंद्रमा के हिसाब से तब प्रयोग किया जाता है सेक्सटेंट। ठीक है, सेक्सटेंट का उपयोग दिखाया जाता है कई फिल्मों में। खास एक फिल्म बनी हुई है एस्केप आउट, ठीक है, स्टाइलिस्ट की बनी हुई है एस्केप आउट, देखना। वो जेल से भागता है, कि किसी भी जेल में उसको बंद कर दिया जाता है तो वो छूट जाता है, तो लास्ट में एक ऐसी जेल बनाई जाती है जो शिप पे होती है, उसमें फंस जाता है बेचारा, उसमें फंसा दिया जाता है। और सौदा होता है उनका कि वो कैसे सेफ्टी को बताता है कि आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी कितनी है, तो वो उसे क्रैक करता है और फिर वो जेल से भागता है, तो उसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। तो उसमें भी वो क्या है? सेक्सटेंट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो सेक्सटेंट का पता कहाँ से चलता है? कि जब रात में चांद आएड़ा हो, चांद और पोलर स्टार से सिचुएशन तैयार की जाती है, तब सेक्सटेंट से हम एक डायरेक्शन लेते हैं और उस डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं कि हम समंदर में कहाँ हैं। ठीक है, ये तभी प्रयोग होता है जब लगातार तुम सी पे गए हो या देखा हो, सेक्सटेंट कभी देखा हो, तो उससे बीम ली जाती है, बीम से कोण बनाया जाता है, और धरती भी क्या कोण के हिसाब से तो टिकी है। फिर हम डायरेक्शन बता सकते हैं, उस डायरेक्शन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कौन से समंदर में खड़े हैं। ठीक है, हवा से भी पता चल जाता है। उसके बाद आता है कि धरती से हमने आसमान में देखना है, कि धरती से आसमान स्थित वस्तु को देखना है, कि जो आसमान स्थित वस्तु है को देखने के लिए, तो आसमान स्थित वस्तु को देखने के लिए प्रकाशीय उपकरण। तो फिर हम कौन सा प्रकाशीय उपकरण लगाते हैं? कि विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
हैव टू बी यूज्ड टू सीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कौन सा प्रकाशीय उपकरण लेंगे हम? उसे कहते हैं ब्रह्मांडीय दूरदर्शी। ब्रह्मांडीय दूरदर्शी। तो ब्रह्मांडीय दूरदर्शी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कि आपके पास ये क्या चीज होती है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपके पास कहाँ प्रयोग होता है? ब्रह्मांडीय, आकाशीय, ब्रह्मांड की वस्तुओं को, या कह सकते हो खगोलीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नाम दूसरा होता है खगोलीय दूरदर्शी। क्या एस्ट्रोनॉमिकल के अलावा हिंदी में जो दूसरा नाम लिया जाता है प्योर, वो होता है खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो ये चीज थी दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। इसमें भी आपके पास कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं? तो एक ही नाम बनता है, क्या? उत्तल। ठीक है, इनके अंदर कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं? तो आपने जवाब देना है उत्तल लेंस ही प्रयोग होते हैं। और उत्तल लेंस ऊपर वाले में होते हैं 2, इसमें होते हैं आपके 3। ठीक है, कि ज्यादातर जो सिंपल पार्थिव दूरदर्शी होता है होते तो उसमें भी कई बार 3 है, आजकल मॉडिफाइड हो चुका है, लेकिन शुरुआत और जो अब की ज्यादातर बात आए तो 2 ही होते हैं। एक आई पीस होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पीस होता है। और इसमें ज्यादातर कितने होते हैं? 3। इसमें बीच वाले लेंस को क्या कहा जाता है? एडजस्टेबल लेंस कहा जाता है। इतना चलो कोई पूछता तो नहीं है, क्वेश्चन कई बार आ भी जाते हैं। तो लेंस की संख्या कितनी होती है? लेंस होते कौन से हैं? तो पहले तो याद रखना, लेंस कौन से प्रयोग होते हैं? उत्तल प्रयोग होते हैं। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स, ये याद रखना है। उसके बाद आगे वैसे तो पेरिस्कोप भी नाम सुना होगा तुमने, कि दुश्मन के सैनिकों का अगर पता बंकर में बैठे हुए सैनिक लगाएंगे तो किस उपकरण से लगाते हैं? तो बंकर में बैठे हैं, बंकर क्या है? धरती के नीचे ऐसी जगह बना लेते हैं छुपने की जहां किसी को पता ना हो, और उससे बाहर क्या है? मुंह लग निकाल दिया जाता है किसका? पेरिस्कोप का। और फिर नीचे जो बैठे सैनिक है वो पता लगा लेते हैं कि इतनी दूर से सैनिक आ रहे हैं, उसी हिसाब से वो पोजीशन लेते हैं। तो पेरिस्कोप जो काम करता है वो किस पे काम करता है? वो आपका समतल दर्पण पे काम करता है। उसमें 2 समतल दर्पण लगे होते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, तब पता कर सकते हैं। दूसरा, पेरिस्कोप कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पनडुब्बियों में, यानी जो आपकी सबमरीन्स होती है, सबमरीन में क्या बाहर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा उपकरण काम में लाया जाता है? पेरिस्कोप। ठीक है, तो ये चीज आती है पेरिस्कोप, हम दर्पण में पढ़ेंगे। अब बात आती है हमारे पास कि जो परावर्तन में हमने शुरू किया था, परावर्तन के लिए मैंने पट्टी बताई थी तुम्हें, परिपाटी कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट। तो उसी से कौन सी प्रकाश की परिघटना संभव है? आपकी परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अब बात आती है कि परावर्तन करने वाली वस्तुएं क्या क्या हो सकती है। तो जो आपके पास वस्तु होती है वो आपके पास साफ तौर पे बताई थी कि जिसकी सतह कैसी हो? चमकीली, और कैसी हो? अपारदर्शी। तो वही वस्तु परावर्तन कर सकती है। तो उसमें पहले नंबर पे जो वस्तु आई है, जो हम घरों में उपयोग करते हैं, किसका? समतल दर्पण। कि घरों में जो आपकी परावर्तन करने वाली वस्तु है वो क्या है? समतल दर्पण। दूसरी वस्तु क्या हो सकती है? वक्रीय गोलीय दर्पण। वक्रीय गोलीय दर्पण, यानी आपके पास सफेरिकल कर्व्ड मिरर। तो जो सफेरिकल कर्व्ड मिरर होते हैं, वक्रीय दर्पण वैसे ही हैं जैसे लेंस हैं। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, एक आपके पास उत्तल दर्पण होता है और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। तो यही चीज थी आपके पास जो हमने पढ़नी है। अब सबसे पहली चीज क्या आती है कि ऊपर पढ़ रहे हम समतल दर्पण, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है समतल दर्पण बनाया किससे जाता है? कि जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, कि समतल दर्पण बनाया जाता है, बताओ भी किससे बनाया जाता है? कि प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है? कि कांच की पट्टी पर लेप चढ़ाकर। वो लेप किसका होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, तो यानी एक कांच की समतल पट्टी पर, एक कांच की समतल पट्टी पर, कि जो कांच की प्लेन परिपाटी है, इंटरफेस है, उस पर क्या चढ़ाया जाता है? पर सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके।
कि अगर हम लेयरिंग कर दें, लेप कर दें किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, तो उससे वो समतल कांच की पट्टी किस में बदल जाती है, दर्पण में। तो अगर आपने क्या घरों में देखा होगा, ड्रेसिंग टेबल होती है, ड्रेसिंग जो मिरर होता है उसको क्या निकालो और उसको पीछे से खरोंच दो, ठीक है, तो वो रंग सा उतर जाएगा, तो उसके आर पार दिखाई देने लग जाएगा। इसका मतलब है जब तक वो रंग है पीछे उसके तब तक ही आपको दिखाई देता है, और जैसे ही वो चीज उतर जाती है तो वो चीज क्या हो जाती है, साफ। अब जैसे ये पीछे वाले कांच लगे हुए हैं दोनों, इनके ऊपर अगर सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा दें तो ये दोनों किसका काम करेंगे, प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का। जैसे ही हटा देंगे तो वापस क्या बन जाएगी, कांच की समतल पट्टी। तो यानी कांच की समतल पट्टी पे सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगाने से प्राप्त होता है क्या, तो क्या प्राप्त होता है आपको, समतल दर्पण। तो यही क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण के लिए कौन सा रासायन इस्तेमाल में आता है। ऐसे आता है कि समतल दर्पण का रासायन, तो समतल दर्पण का जो रासायन होता है, केमिकल होता है, वो क्या होता है, तो समतल दर्पण का जो रासायन है वो आपके पास क्या चीज है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या चीज है, सिल्वर नाइट्रेट। इसे और नाम भी दिया जाता है, क्या कहा जाता है इसे, सिल्वर नाइट्रेट को और भी कुछ कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट है तो मतलब क्या है आपके पास, चांदी, और चांदी की पजेब इस्तेमाल की जाती है किसको देखने के लिए, चांद को देखने के लिए, करवा चौथ पे, ठीक है। तो हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूनर कास्टिक। इसको जो नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ल्यूनर कास्टिक, ठीक है। क्योंकि चांदी की पजेब है, चांदी की पजेब इस्तेमाल करेंगे कब, चौथ के दिन, चांद को देखने के लिए। तो उसके लिए कॉस्मेटिक चीजें भी खरीदी जाती है, तो नाम क्या बनेगा इसका, ल्यूनर कास्टिक। तो ल्यूनर कास्टिक किसको कहा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है। तो ये भी नाम है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि यह रसायन प्रयोग और कहां होता है, तो अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, उंगली पे क्या लगाई जाएगी, स्याही, तो वो किसकी बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे जो महंगे लोग हैं जिनके कपड़े धुल के आते हैं लॉन्ड्री से, तो उनकी मार्किंग करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। पेन से नहीं लिखे जाते, उनकी मार्किंग स्पेशल किससे करते हैं, अगले सिल्वर नाइट्रेट से। जिसका प्रयोग एक तो होता है कहाँ, चुनाव के समय, चुनाव के समय, तो चुनाव के समय निशान लगाने के लिए, कि जो निशानदेही होती है, चुनाव के समय उंगली अंगूठे पर जो निशानदेही की जाती है उसमें किसका प्रयोग होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। और ऐसे ही क्या आपके पास लॉन्ड्री, कि जो लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में निशानदेही की जाती है किससे, तो किससे की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट। अब बात आती है कि जो समतल दर्पण के पीछे का जो रसायन है, इसको स्थायीकरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्थायीकरण का मतलब होता है फिक्सेशन, यानी एक लंबे टाइम तक काम करे। जैसे क्या, राजा महाराजाओं के महल में जाते हैं तो वहां आज भी दर्पण पड़े हैं उनके, कि भी रानी इस दर्पण में मुंह देखा करती थी, राजा इसमें देखा करता था, बताते हैं ऐसे। तो मतलब राजा और रानियों के भी दर्पण आज पड़े हैं, अपने दादा और दादी के भी पड़े मिलेंगे, ठीक है। दादा दादी के जो दहेज दूज में ऐड एक दो शीशे मिलेंगे, तुम्हें देख लेना, ठीक है, या कोई तोड़ ताड़ दिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ड्रेसिंग टेबल जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं वो खराब नहीं हुए, उनका रीजन क्या है, इसका मतलब यही है कि समतल दर्पण के लेप को स्थायीकरण करने के लिए, ऐसे ही आएगा कि समतल दर्पण के लेप को, समतल दर्पण के लेप को स्थायीकरण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कि उसके स्थायीकरण के लिए किस यौगिक का आ जाए या रसायन आ जाए, कि किस यौगिक का या रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा रसायन है जिसका हम प्रयोग उसके फिक्सेशन के लिए करेंगे, क्योंकि यही चीज है जो हमारी रगों में ऊर्जा के लिए दौड़ती है। हमारी रगों में ऊर्जा के लिए दौड़ने वाला यौगिक मुख्य तौर पे कौन सा होता है, जो तुम्हें एनर्जी देता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करवाता है क्रिया कर कुरा के लास्ट में। कौन सी चीज होती है जो गले से उतरती है, ग्लूकोज, ठीक है। तो आपके पास इसी दर्पण के लेप को भी अगर हमें स्थायीकरण करना है
तो इसको किस में से निकाला जाता है? ग्लूकोज में से निकाला जाता है, जिसके बाद वो जो लेप है वो पक्का हो जाता है। तो आप जब उतारते हो तो हाथ से नहीं उतरता आसानी से, ठीक है, चिमटी चामटी लेके खुरचना पड़ता है। तो खुरचना पड़ता है तो लेप क्या है, बहुत मजबूत है। उसकी मजबूती किससे की जाती है? ग्लूकोज से की जाती है, जिसके बाद दर्पण का लेप अपने आप नहीं हटेगा, हटाने से ही हटेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि समतल दर्पण के लेप को स्थायीकरण करना हो तो किस रसायन का प्रयोग होता है? तो उत्तर क्या है तुम्हारा? ग्लूकोज। और यही वो ग्लूकोज है जो मानव शरीर को तत्काल ऊर्जा देता है। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला, कि जो मानव शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला रसायन, ऊर्जा प्रदान करने वाला जो रसायन है वो कौन सा आपके पास? ग्लूकोज ही तो है। इसीलिए एथलीट, खिलाड़ी जिस बोतल को बार बार पानी की तरह प्रयोग करते हैं, पानी आपको उसमें दिखता है कि संतरी से रंग का है, आप सोचते हो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, वो क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। क्योंकि एनर्जी अगर डाउन हो चुकी है, थकान महसूस होती है, तब वो पानी में मिला के क्या पीते हैं? ग्लूकोज। एनर्जी बूस्ट हो जाती है, यानी एकदम से क्या है, ताकत आ जाती है और बंदा काम करने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, ये तुम घर पे भी कर सकते हो। कभी देखना कि जिस बंदे को कभी लूज मोशन होते हो तो डॉक्टर क्या ग्लूकोज वाली डब्बी दे देता है, कहता है भाई साहब इसको पानी में डाल 2 चम्मच और पी लिया कर। ठीक है, दिन में बोले 4 बार पीनी है। तो मतलब क्या है, वो तुम्हारी एनर्जी को वापिस क्या कर रहा है? रीजनरेट कर रहा है। इसीलिए जब कभी भी बोतल चढ़ानी हो, कहते हैं ना, ग्लूकोज लगा दी। मतलब ग्लूकोज क्यों लगा रहा है वो? क्योंकि जो तुम दवाई लोगे उस दवाई को कैरियर भी तो चाहिए, ले जाके लेने वाला, और अंदर उस दवाई के प्रति साथ देने के लिए एनर्जी भी होनी जरूरी है। तो इसीलिए क्या है, तुम्हें किसकी बोतलें दी जाती है? ग्लूकोज की, ताकि एनर्जी बूस्ट हो तुम्हारे अंदर। क्योंकि बंदा तो बीमार हो रहा है, अब बंदा रोटी खा नहीं सकता। अब रोटी कहते हैं ना डॉक्टर भी, दवाई लेने से पहले क्या खानी है? रोटी। बोले खाली पेट नहीं लेनी। तो अब दवाई चढ़ा रहा है तो खाली पेट थोड़ी चढ़ाएगा, कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो वह एनर्जी किससे दी जाती है? तुम्हें ग्लूकोज से दी जाती है। तो ग्लूकोज आपके पास तात्कालिक ऊर्जा देने वाला केमिकल होता है। ये क्वेश्चन बड़ा खास है। अब बात आती है कि हमारे पास जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? कि मान लीजिए आप इस समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब ऐसा ही तो दिखता है। ठीक है, कि समतल दर्पण के सामने जो भी वस्तु होगी वो क्या दिखती है? वैसी खड़ी दिखती है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। कि जो इसका प्रतिबिंब है वो एक तरह से कैसा होता है? आभासी और सीधा। और किस रूप में बनता है? पार्श्वीय बनता है। क्या बनता है? पार्श्वीय का मतलब होता है लैटरली। ठीक है, कि सीधा तो खड़ा ही है वैसे का वैसे, ठीक है, आभास कर रहे हैं हम उसका, और कैसा होता है? लैटरली। लैटरली को कहते हैं पार्श्वीय। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि इसमें जो आकार होता है और दूरी होती है उनका संबंध क्या है, यह भी पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि जितनी दूर पर यह वस्तु है उतनी दूरी पर क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। कि समतल दर्पण में याद रखना वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का संबंध क्या है? तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। याद रखना कि जितनी दूरी वस्तु की है, जितनी दूर तुम दर्पण के सामने खड़े हो, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो, दर्पण में उतनी दूरी पे तुम्हारा क्या है? पीछे प्रतिबिंब है। यूं नहीं है कि दीवार के दूसरी साइड जाके देखने लग जाओ भी कहां से बन रहे हैं, वो उस दर्पण में बन रहा है भाई। ठीक है, दर्पण में बता रहा है गला, दीवार के पीछे थोड़ी आएगा। तो बात किसकी चल रही है? सिर्फ दर्पण की, कि दर्पण में उसकी दूरी कितनी होगी। तो दर्पण में उतनी दूरी होती है जितनी क्या होती है? वस्तु की दूरी है। मान लीजिए वस्तु की दूरी हमने कितनी ले रखी है? u। प्रतिबिंब की क्या लेते हो तुम? v। तो u और v क्या होंगे? बराबर। तो u बराबर क्या लिखे जाएंगे? v, लेकिन निशान क्या होगा साथ में? माइनस। क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो उस दर्पण के क्या है? पीछे की साइड है, और वस्तु क्या है? उसके आगे की साइड है। तो दूरियां तुम मापते हो तो एक फिक्स बिंदु है। फिक्स बिंदु क्या है? ये पट्टी है दर्पण की। तो इससे पीछे की सारी दूरियां धनात्मक और इससे आगे की दूरियां क्या लेते हो? ऋणात्मक। तो u बराबर v तो लिख दोगे, तो लेकिन दिशा क्या? दोनों की विपरीत। तो इसलिए दोनों में से एक के आगे निशान क्या लगाना है तुमने? माइनस। ठीक है, अब दूसरा ये याद रखना
जितनी ऊंचाई वस्तु की होती है उतनी ही ऊंचाई किसकी होती है, प्रतिबिंब। ये भी याद रखो कि समतल दर्पण के सामने हम जितनी ऊंचाई की वस्तु रखेंगे तो यानी वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है किसके, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो जितनी ऊंचाई की वस्तु है उतनी ही ऊंचाई का क्या होता है, प्रतिबिंब। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी समतल दर्पण में क्या होती है, एक समान। तो मतलब ये हुआ H1 किसके बराबर होगी, H2। ठीक है, ये दो केस में बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग पढ़ते आए हो कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र किससे लिखा जाता है भाई, कि दर्पण सूत्र है, लेंस वाला सूत्र याद है, 1/f। लेंस में था माइनस, यहां क्या कर दो प्लस। ठीक है, 1/v और प्लस क्या हो जाएगा, 1/u। ये आपके पास कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र। समतल दर्पण की खासियत यही है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होती है और दोनों की ऊंचाइयां भी क्या होती है, बराबर होती है। अब एक क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, लिखो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये घर से करके ले आओ। ये लो आज के लिए।